हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार दरोगा वैकेंसी 2023 के लिए। देखिए, दरोगा के लिए आप लोगों को पिछले बार में न जाने कितना कंटेंट दिया और इसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो सफल भी हुए हैं। आगे आने वाले दिन में मैं उनसे भी मिलवाऊंगा जिनका मैसेज आया है कि हाँ, मैं आपके कारण सफल हुआ हूँ या फिर हमारे सफलता में आपका कुछ योगदान रहा है। उन सारे बच्चों से भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मिलवाऊं। तो उस बिहार दरोगा 2023 की जो अपकमिंग वैकेंसी है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए आज से हम लोग नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं सोचा आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बैंक जो है वो करवाया जाए, क्योंकि क्योंकि देखिए, मेन चीज़ अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दो चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए आपको अच्छे से कि उसका सिलेबस क्या है, क्या उसमें पूछा जाता है, और दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये दोनों अगर आपने सही से कर लिया तो मान के चलिए कि 60 to 70% आपकी तैयारी जो है वो यहीं कंप्लीट हो गई। अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरह से समझ लिया और प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझ लिया। मेन कंटेंट तो यही होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, यही समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म की एक बुक है, अभी रिसेंटली मार्केट में आई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अवर निरीक्षक दरोगा प्रतियोगिता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर 2022 तक। उसी बुक से मैं आज आप लोगों को करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। सबसे पहला जो उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि 23/4/2008 को हुआ था। 2008 को जो एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद सीधे 2018 को एग्ज़ाम हुआ है एसआई का। तो आज मैं 2008 वाला करवा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में 2018 का फर्स्ट शिफ्ट करवाऊँगा और फिर 2018 का सेकेंड शिफ्ट करवाऊँगा। क्लियर है? तो चलिए, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आंसर की के साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के महान्यायवादी ही नहीं बल्कि इनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, सभी राज्यों के राज्यपाल को, ये सबको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही जो है वो नियुक्त करता है। महान्यायवादी की अगर हम लोग बात करते हैं तो महान्यायवादी से ध्यान रखिएगा, भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी जो होता है ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी जो होता है वो किसी भी सदन में या फिर उसकी किसी भी समितियों में बोल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसे मत देने का अधिकार जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत के राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ध्यान रहे, यह क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2008 में। और 2008 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2008 में राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा प्रतिभा सिंह पाटिल। लेकिन अगर अभी के सापेक्ष में अगर इस क्वेश्चन की बात की जाती है तो अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की हैं 15वें राष्ट्रपति के रूप में। ध्यान रहे, भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति होने का भी गौरव जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ही प्राप्त है। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति होने का भी गौरव जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। ये 23वें सेना प्रमुख पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन देख के आप लोगों को पैटर्न समझना है, ना कि उस क्वेश्चन को रट्टा मारना है। 23वें सेना प्रमुख का अब कोई यूज नहीं है, अब आपसे फिलहाल के सेना अध्यक्षों के नाम से पूछे जाएंगे।
यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था 23वें सेना प्रमुख, तो उस समय थे जनरल दीपक कमूर, तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर अभी के सापेक्ष में देखा जाए तो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, जिनका क्रम है 29वां। नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, जिनका क्रम है 25वां। और वायुसेना अध्यक्ष हैं बी आर चौधरी, जिनका क्रम है 27वां। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, जिनका क्रम है 29वां। नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, जिनका क्रम है 25वां। और वायुसेना अध्यक्ष हैं बी आर चौधरी, जिनका क्रम है 27वां। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो आरसी लाहौटी, हाँ ये बिल्कुल आरसी लाहौटी जो है वो 2004-05 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये तो सही है। के एन सिंह भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 1991 में। और सबसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किनका है मुख्य न्यायाधीश का, तो यही के एन सिंह का ही है। ठीक है। के जी बालकृष्णन की अगर बात करते हैं तो ये भी 2007 से लेकर 2010 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो यह तीनों जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश, तब अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के प्रति। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, देखिए अगर मंत्री परिषद पूछा जाए तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और राज्य का एक मंत्री अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, ध्यान रखिएगा। विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इससे पूर्व भी उसको क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। और विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो सरकार जो है वो तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा कि जून 1975 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है वो अग्रणी है? देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पूरे विश्व में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो करता है भारत। देशों में, राज्यों में अगर पूछे तब कौन करता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और अगर बिहार में पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन जिला करता है, तो वो करता है पूर्णिया। तीनों चीज़ क्लियर हो गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो यह बिहार के आरा जगदीशपुर से किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आरा। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा अन्य केंद्र के भी नेतृत्वकर्ता आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने, कानपुर में किया था नाना साहेब ने, लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने, फतेहपुर में किया था अजीम उल्ला ने, और झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 की क्रांति से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो पॉम्पस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? ये बात है 2008 की, जब कुछ एग्जाम हुआ था उस समय नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए थे APJ अब्दुल कलाम। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जो थे वो 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर पद से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में कि भारत के GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 2021-22 में कितना रहा है? तो ध्यान रखिएगा 18.8% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को अपॉइंट कौन करता है, मतलब नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है।
याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है और महान्यायवादी जो है वो उसको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही पद पर बने रहते हैं। अभी अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो हैं वो आर वेंकटरमणि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर जो है 2001 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि देखिए ये 2008 में एग्जाम हुआ था और 2011 की जनगणना उस टाइम नहीं हुई थी, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो 2001 की जनगणना से पूछ रहा है। अभी आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो बिहार में साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार अगर देखिएगा तब 47.53% था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी अगर बात करते हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.20 है और महिला साक्षरता दर 51.50 है। क्लियर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट है कि ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खां। फिर क्या हुआ था कि ये जो फरीद खां था वो एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था और उसके इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर जो बिहार का अफगान शासक था सुल्तान महमूद बहार खां लोहानी, उसने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, शेरशाह जो था वो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था और भूमि के मापन के लिए 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। और इसकी प्रथम बैठक जो है वो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि व्यपगत का सिद्धांत में से कौन संबंधित रहा है। व्यपगत का सिद्धांत लागू कौन किया था, लॉर्ड डलहौजी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी जो है वो इसको लागू किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड केनिंग जो फिर आता है, तो लॉर्ड केनिंग जो है वो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत सिद्धांत को समाप्त कर देता है। तो लगाया कौन था, लॉर्ड डलहौजी, और हटाया कौन, तो लॉर्ड केनिंग। क्लियर है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा राज्य को 1848 ईस्वी में विलय जो है वो कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था और साथ ही साथ लोक सेवा विभाग की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए, प्रथम वायसराय की बात अगर करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि प्रथम वायसराय जो था वो कौन था, लॉर्ड केनिंग था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड केनिंग का टेन्योर था। और लॉर्ड केनिंग जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है कि टाई ब्रेकर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो टाई ब्रेकर का फुटबॉल में भी यूज किया जाता है और हॉकी में भी यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों में। नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। संस्थापक अगर पूछे तो वो था कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। और अगर नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था, ध्वस्त किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ही जो था वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। ये एक्चुअली बंगाल की राजधानी थी, मीर कासिम की राजधानी नहीं थी। मीर कासिम इसको राजधानी बनाया था।
बंगाल की राजधानी का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, फिर उसके बाद हुआ मुर्शिदाबाद, और यही मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर ट्रांसफ़र किया था मीर कासिम, तो फिर तीसरे नंबर पे हुआ मुंगेर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम था वो था गुजरी देवी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं जो होगा वो सही आंसर होगा। गुजरी देवी उनका नाम था, और पिता का नाम गुरु तेज बहादुर था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो हुए वो सिखों के 10वें गुरु हुए, और इनका जन्म जो है वो 1666 में पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह से और भी कुछ याद रखने वाली जो बातें हैं वो ध्यान रखना होगा। किसने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था, फारसी में जफरनामा लिखा था, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी, साथ ही साथ 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की भी स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो 1921 में पूर्णिया में हुआ था। और फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करते हैं तो ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार थे, जिनका पहला उपन्यास था मैला आंचल, और इनको फिर 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। कमायनी पुस्तक के रचयिता थे जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। और यह जो कमायनी पुस्तक है वो हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना जो थी वो यही थी कमायनी, ठीक है, जिसका प्रकाशन जो है वो 1936 में किया गया था। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो कौटिल ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल ने। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन पर सबसे अधिक जो जानकारी है वो अर्थशास्त्र से ही मिलती है, और अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो राजनीति और प्रशासन से है, ये ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसको सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। भगत सिंह ने एक और नारा दिया था, वो था साम्राज्यवाद का नाश हो। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारा दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, या फिर हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ कब था, 1764 में, और किसके किसके बीच। बक्सर के युद्ध में बंगाल का जो निष्कासित नवाब था उस समय मीर कासिम वो था, अवध का नवाब था सुजा-उद-दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसकी संयुक्त सेना थी, और एक साइड कौन थे, ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेज था, ठीक है। अंग्रेज की सेना जो है, अंग्रेज जो है वो इन तीनों को पराजित कर देता है, और अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था वो हेक्टर मुनरो था। फिर यही बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और उसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है वो शाह आलम द्वितीय जो है वो दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं बिहार में। कौन कौन से वो 9 प्रमंडल हैं, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ठीक है। अगर जिलों की संख्या पूछे तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है, और जो न्यूनतम मतलब नवीनतम जिला जो है मतलब 38वां जिला जो है वो अरवल है। आगे है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। 2001 के अनुसार तो है 8,28,78,796, जो कि अब आप लोगों को याद नहीं रखना है। अब आप लोगों को याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार, और वो है 10,40,99,452। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 1106, ये भी ध्यान रखिएगा। सितारा देवी जो है वो किस विधा से संबंधित है। तो सितारा देवी जो है वो भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नृत्य। नेक्स्ट है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी।
पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो फरवरी 1916 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। लेकिन उस समय जो पटना हाई कोर्ट हुआ करता था उसके कार्यक्षेत्र दायरे में बिहार और उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। फिर 1936 में उड़ीसा पृथक प्रांत बनता है और उसके बाद फिर पटना हाईकोर्ट का जो कार्यक्षेत्र रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार रह जाता है। भारत में अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 214 से लेकर 232 तक है। पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अभी तत्कालीन इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजय करोल। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो महावीर थे उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगीर में। ये एक्चुअली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में और मृत्यु हुआ था पावापुरी राजगीर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था जो कि नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। भगवान बुद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध से और भी याद रखिएगा इनके मतलब हाँ गौतम बुद्ध से एक चीज़ मतलब इनका डेथ भी याद रखिए। इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है वो देश का 28वां राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी रांची है और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ था। फिर इसके बाद 28वां राज्य के बाद 29वां राज्य बनता है जो बनता है तेलंगाना और वो कब बनता है 2014 में बनता है। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा सीटों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे तो कितनी है 16। विधानसभा सीटों की संख्या पूछे तो कितनी है 243 और विधान परिषद की सीटों की संख्या पूछे तो कितनी है 75। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। और 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था वह था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश का यह संस्थापक था बिंबिसार जो कि मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। फिर उसके बाद यह राजगृह का निर्माण करता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। हर्यक वंश की अगर बात करते हैं तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। और यह बिंबिसार की अगर बात करते हैं तो यह मगध पर करीबन 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। देखिए भारत में पूछ रहा है। अगर ऐसे पूछे कि प्रथम सत्याग्रह तब वो दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। लेकिन अगर भारत में पूछे तो भारत में सबसे जो उन्होंने चलाया था वो चलाया था चंपारण में। किसके 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के विरोध में। और कब चलाया था 1917 में चलाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है। यह बात 2008 के सापेक्ष में आपसे पूछा जा रहा है। उस समय 2007 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो इजराइल में अपना शाखा खोला था। तो यह तो क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जा सकता है लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशों में भारतीय बैंकों में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक का है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष जो है वो दिनेश कुमार खारा हैं और भारत का यह सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है जिसकी स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 में की गई थी। आगे है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है। तो देखिए सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन था। यह था अफगानिस्तान जो कि
नई दिल्ली में जब सार्क शिखर सम्मेलन 2007 हुआ था, उसमें औपचारिक रूप से ये सदस्यता जो है वो अफगानिस्तान ने प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान। सार्क की अगर बात करते हैं तो सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है और इसके सदस्य देश हैं कौन कौन? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ की मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या जो है वो 193 है। 193वां देश जो है वो है दक्षिण सूडान और इसका भवन जो है वो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में कैद किया था, जहां से कि शिवाजी भाग निकले थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। शिवाजी की अगर बात करते हैं तो शिवाजी से याद रखिएगा, चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर जो है वो शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था। और एक संधि याद रखिएगा 1665 में पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा महात्मा गांधी कब जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो एक ही अधिवेशन में उन्होंने भाग ही लिया था, वो था 40वां अधिवेशन 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में 40वां अधिवेशन। आगे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 20 जुलाई 1905 को किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन ध्यान रहे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला दहेज निषेध बिल पर 1961 में, दूसरा बैंकिंग बिल पर 1978 में और तीसरी बार पोटा कानून पर 2002 में। आगे है कि एक व्यक्ति जो है वो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए अगर ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर लेकिन लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता के लिए तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए तब न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35, राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्यता के लिए तब न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 और मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18। क्लियर है? चलिए आगे है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो पटियाला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी से। नेक्स्ट है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो था वो परमार वंश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परमार से। और भोजपुर नगर की स्थापना का श्रेय जो है वो भी राजा भोज को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? देखिए अगर पूछे दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण तब औरंगजेब ने करवाया था, और अगर पूछे कि आगरे के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण तब शाहजहां ने करवाया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब से भी और भी याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा हैदराबाद के मक्का मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया गया। साथ ही साथ औरंगजेब के द्वारा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। फिर औरंगजेब जो था वो अपने पुत्र आजम शाह के देखरेख में बीबी का मकबरा बनवाया, जो कि दक्षिण भारत के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी?
तो मैं अभी आप लोगों को बताया ही था कि सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई। ध्यान रखिएगा 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो था वो पॉम्स्टन था, और किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की तिथि को किया था? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948 को। और अगर जन्म कोई पूछे तो जन्म हुआ था उनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। गांधी जी के फिर हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे को और नारायण आप्टे को फांसी की सजा जो है वो दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की घोषणा हुई है? ये हुई थी 28 मई 2008 को नेपाल में गणराज्य घोषित किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? मैं बताया ही हूं अभी आप लोगों को कि न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, 30 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। साथ ही साथ याद रखिएगा राज्यसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है और इस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ये देखिए ये 2010 में है तो इससे कोई मतलब नहीं है, अब नहीं याद रखना है। एक्चुअली ये भारत में हुआ था इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोगों को याद रखना है 2022 का डाटा। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। तो 2008 में ओलंपिक हुआ था चीन बीजिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी आप लोगों को याद रखना है क्या क्या, वो ध्यान रखिए। 33वां ओलंपिक जो कि 2024 में होगा कहाँ? पेरिस फ्रांस में। 34वां ओलंपिक जो कि 2028 में होगा कहाँ? लॉस एंजल्स USA में। और 35वां ओलंपिक जो कि 2032 में वो होगा कहाँ? वो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। दूध में उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही जो है वो श्वेत क्रांति कहलाता है। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा कि श्वेत क्रांति के जनक जो है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब जो हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है और यह नदी जो है वो भारत में लगभग 1133 या 34 किलोमीटर के आसपास यह भारत में बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो इनका संबंध जो है वो सितार वाद्य यंत्र से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया है? तो लोक नायक इनको कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अच्छा अगर पूछे लोक हितवादी किसको कहा गया है? तो वो गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है और लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है और लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा की अगर बात करते हैं तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो उस समय चलाया गया था मैत्री एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्री एक्सप्रेस। याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस भी चलाई गई है, जो कि दूसरी ट्रेन है, और कब चलाई गई है? 2017 में। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन चलाई गई है 2022 में, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत को राष्ट्रपति के पद से सिर्फ और सिर्फ संसद हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दिया जाए, जिस पर कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। फिर सदन के जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए और फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी अगर उस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, और यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि महाभियोग के समय संसद जो है वो अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। आप लोगों को याद होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचता है और भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज करता है। फिर पुर्तगालियों जो है वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में खोलता है। नेक्स्ट है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप हो गया, आगा खां कप हो गया, महाराजा रंजीत सिंह कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, ये सब का संबंध जो है वो हॉकी से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। चंद्रमा और जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है, और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन कर लेती है। नेक्स्ट है कि जातक जो है वो पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर के साथ जोड़ता है। स्वेज नहर की जो लंबाई है वो लगभग 168 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। तो भगवान बुद्ध जो हैं वो अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे, और जिसको कि बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध जो है वो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, और अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिए थे, और इनकी जो उपदेश थी उसकी भाषा जो थी वो पाली थी। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? यह था जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से था, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत सभी प्रकार के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्टूबर 2019 से विभाजित कर दिया गया है। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा का मतलब होता है युद्ध का पुस्तक, और यह जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का। नेक्स्ट है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था कौन था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब अपना पहला राज्याभिषेक जो है वो 1658 में करता है आगरा में। फिर देवराय का युद्ध लड़ता है। देवराय के युद्ध में जब वो सफल हो जाता है तो फिर 1659 में औरंगजेब जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है और दूसरा बार अपना राज्याभिषेक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था?
तो यह किया गया था 1632 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1632 में। देखिए 1632 में जो गोलकुंडा का सुल्तान था वो अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान देता है और इस सुनहरा फरमान के अनुसार 500 पगौड़ा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने की जो है वो अनुमति दे दी जाती है। फिर बात आती है 1717 की। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार जो था वो 3000 रुपये सालाना लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है वो अंग्रेज को दे देता है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया है 1510 में। 1510 में पुर्तगाली का जो एक वायसराय बनकर आया था या गवर्नर जनरल जो भी आप कहिए, अल्बुकर्क जो था वो 1510 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1510। नेक्स्ट है कि रेशम किससे उत्पादन होता है। तो रेशम का उत्पादन जो है वो रेशम के कीड़े से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। नेक्स्ट है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, बिल्कुल। सेवा प्रदाता नेटवर्क, बिल्कुल। सिम कार्ड भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो इंटर की उपलब्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंटर की। इंटर की जो होता है वो कीबोर्ड की एक मुख्य की है, क्योंकि इसी के द्वारा कंप्यूटर में निर्देश जो है वो कीबोर्ड की सहायता से प्रविष्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। इंटरनेट कार्य प्रणाली से www भी है, HTTP है और ईमेल भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है वो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो गन्ना को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 2022 का जो एड्स दिवस का जो थीम है वो है इक्वलाइज। क्लियर है। एड्स जो होता है वो HIV नामक वायरस से होता है और एड्स जो HIV वायरस की जांच करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है कि संतरे जो है वो किसके प्रबल स्रोत हैं। तो संतरे में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रोग जो है वो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू बुखार या मच्छरों से होता है, मलेरिया भी होता है, घेंघा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी घेंघा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। आगे है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। और सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो मेथी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि दंत क्षय का कारण है। तो दंत क्षय का कारण क्या है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वो टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टिटनेस। टिटनेस जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है और यह रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थी एक प्रसिद्ध। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करते हैं तो यह एक प्रसिद्ध जर्मन स्विस भौतिक शास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। कब? 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार।
आगे है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है वो जेम्स वॉट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और सबसे पहले बार 1993 में PSLV के द्वारा सफल प्रक्षेपण जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, देखिए प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के ताप से स्वतंत्र रहता है, मतलब क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार है, CO2 है, CH4 है, N2O है, O3 है, CFC है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, मिट्टी तेल का लैंप में नहीं, मोमबत्ती में नहीं, टॉर्च में नहीं, सौर लालटेन में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और एमीटर का हमेशा उपयोग जो है वो विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी हुई होती है, तो गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है, जिंक की परत चढ़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। एक्चुअली जड़न की परत को लोहा पर चढ़ाने से इसका क्षय जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, सबसे कठोरतम पदार्थ अगर पूछा जाए तो डायमंड है, यानी हीरा, जो कि क्या है, एक अधातु है और कार्बन का अवरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व पूछा जाए, तब फिर आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओस्मियम। आगे है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा जिसको कहा जाता है वो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और 10H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आज हम लोग इस वीडियो में देखें 2008 का क्वेश्चन पेपर, कल हम लोग देखेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर ठीक इसी टाइम पे। तो कल फिर आप लोग शाम को 4 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।